टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और देखिए, ये पहला चैप्टर है क्लास 7th के, ये क्लास 7th क्लास का ये विज्ञान का चैप्टर है और पहला चैप्टर है। ये एनसीईआरटी की पुस्तक है और पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि पादपों में पोषण कैसे होता है, यानी कि पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं और उनमें पोषण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। और इसमें हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि पादपों में पोषण के आधार पर उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो चूँकि पूरे चैप्टर को हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे और उसके जो मुख्य बिंदु हैं, चूँकि हम पूर्णतः उसको अक्षरशः इसको नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हमारी कोशिश है कि उसमें जो मुख्य बिंदु हैं उसको हम जानें और अपने जानकारी को और पुख्ता करें। ऐसा नहीं है हम सभी इस चैप्टर को ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक बार उसको रिवीजन के तौर पे या उसमें जो मुख्य बिंदु हैं इसको जानते हैं, इससे संबंधित कौन कौन से विषय हैं और कौन कौन से बिंदु हैं। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें मुख्य बिंदुओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और हमने भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, खनिज, ये सब जो है कि भोजन के घटक हैं। और भोजन के ये ही घटक जो हैं कि ये पोषक कहलाते हैं भोजन के। इसके बाद है कि देखिएगा, सभी सजीवों को ये भोजन की आवश्यकता होती है, ये सब जानते हैं। ऐसे ही पादपों के लिए भी हैं। और पादप देखिए यहाँ पे, जो पादप हैं यानी कि जो पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने भोजन ये स्वयं बना लेते हैं। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। यानी कि पादप क्या करते हैं कि अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं और अन्य जो जंतु हुए ये वो क्या करते हैं कि पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अतः मानव और अन्य प्राणी जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करते हैं कि वो पादप पे निर्भर करते हैं, यानी कि पौधों पे ही निर्भर रहते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पादपों में पोषण की विधि कौन सी है। यहाँ देखते हैं कि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, यानी कि पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। और ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध भी होते हैं, ये भी है। यहाँ से एक चीज़ और हम यहाँ से जानते हैं कि देखिए, यहाँ से एक चीज़ हम जानने का प्रयास करते हैं कि पोषक जो पदार्थ हैं, यानी कि सभी सजीवों की शारीरिक संरचना, उनकी वृद्धि के लिए और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम होते हैं। यहाँ से देखते हैं कि देखिएगा, सजीवों द्वारा भोजन जो ग्रहण करते हैं और उसके उपयोग की जो विधि होती है, हम उसे ही पोषण कहते हैं। और इसके बाद से है कि और पोषण की, अब ये देखिए यहीं पर आप कुछ जो बातें हैं उसको ध्यान देने लायक हैं कि देखिए, पोषण की अलग अलग विधियाँ हैं। देखिए, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण उसे कहते हैं। स्वपोषण होता है वो जिसमें जीव खुद ही अपना भोजन का संश्लेषण करता है। अतः इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और जंतु और अधिकतर जो अन्य जीव हैं जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो ये स्वपोषी और विषमपोषी भी ये समझना था। अब यहाँ से एक चीज़ ये कर सकते हैं कि देखिए कि आखिर पादप जो है कि ये अपना भोजन कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पादपों की जो खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं वो कहाँ स्थित होती हैं और आखिर भोजन ये कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं कि पादप जो हैं, पत्तियाँ जो होती हैं वो पादपों के लिए यानी कि पौधों की क्या होती हैं, खाद्य की फैक्ट्रियाँ होती हैं, माने वो उनके लिए फूड फैक्ट्री का काम करती हैं। और ये जो है कि क्या करते हैं कि सभी जो कच्चे पदार्थ हैं पत्तियों तक पहुँचने चाहिए उसके लिए। और मृदा में जो भी उपस्थित जल और खनिज हैं ये जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और वहाँ तक पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। और देखिए, तने और पत्तियों के माध्यम से पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा, चूँकि पत्तियों पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं यानी कि छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं, और उसके द्वारा वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पत्तियों में पहुँचता है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ हम जान गए। और फिर देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब हम कोशिकाओं के विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे कि कोशिकाएं कैसी होती हैं, क्या होती हैं। देखिए, यहाँ से अब ये दूसरा टॉपिक है, यानी कि उसी चैप्टर का है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसमें कोशिकाओं के विषय में है। अब देखिए, कोशिकाओं के विषय में है कि देखिए, जिस प्रकार से हम इमारतों को ईंटों से बनाते हैं उसी प्रकार से सजीवों का जो हमारा जो शरीर है वो भी क्या होता है कि सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है और उसे ही कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं को जब आप सूक्ष्मदर्शी से या जब देखा गया है तो ये ऐसा उसमें है कि कुछ जीव मात्र एक ही कोशिका के बने होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं। और कोशिका क्या है, तो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं।
इसमें इसके केंद्र में एक जो है कि एक स्थित सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक के चारों ओर जेली के समान यानी कि एक लिक्विड जैसा पदार्थ रहता है, और जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो आप देखिए, अब यहाँ से फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देखिए इसको कि ये केंद्रक है, यानी कि कोशिकाओं के बिल्कुल बीच में है केंद्रक है, और कोशिकाओं के देखिए चारों ओर ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो वैसे आपको दिख रहा है कुछ लिक्विड द्रव जैसा। ये कोशिका द्रव्य है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये कोशिका क्या है कि कोशिका एक बाहरी एक झिल्ली से यानी कि बाहरी परत से, वो बाहरी संरचना से ये जो घिरी हुई हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये सब चीज़ें कोशिकाओं से संबंधित थी। अब पादपों के संदर्भ में एक ये भी देखिएगा जरूरी चीज़ है कि पत्तियों के द्वारा क्या होता है कि सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश के किरणों का संग्रहित उसे किया जाता है, और पादप में यानी कि पौधों में खाद्य पदार्थ के रूप में वो वही जो सौर जो ऊर्जा है वो संचित हो जाती हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी सजीवों के लिए सूर्य जो है ऊर्जा का एक चरम स्रोत है, यानी कि एक विस्तृत स्रोत है सूर्य सभी जीवधारियों के लिए। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर मान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं हो, आप यहाँ से देखिए कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होती है तो उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उस स्थिति में ये होगा कि खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, और सभी जीवों का अस्तित्व जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों के द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। और इससे क्या होगा कि सभी जीवों के लिए जो ऑक्सीजन है वो भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ऑक्सीजन उससे मुक्त होता है। तो जब अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और इस तरीके से क्या होगा कि उसके पृथ्वी पर के जीवन की कल्पना करना भी असंभव हो जाएगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन भी प्राप्त नहीं होगा, और इस तरीके से पूरे पृथ्वी का जीवन जो है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि पत्ती की जो क्लोरोफिल, क्योंकि हम जानते हैं कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं, और इस तरीके से इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को वो पूर्ण करती हैं। अब यहाँ देखिए कि एक चीज़ और है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, यानी कि हरा रंग जो होता है, हरा वर्णक पाया जाता है, जिससे क्लोरोफिल कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्लोरोफिल जो क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश की सौर ऊर्जा का संग्रहण करके और पत्ती की सहायता करता है उसमें, और इस तरीके से इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड में से खाद्य संश्लेषण में किया जाता है। यानी कि सूर्य का ऊर्जा जो है यानी कि सौर ऊर्जा काफ़ी उपयोगी है, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ये संग्रहित करता है, और इसकी का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से इस ऊर्जा का उपयोग जो है कि खाद्य संश्लेषण में होता है, यानी कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, देखिए उसको हम यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में, माने कि उन सभी चीज़ों को हम किस तरीके से रासायनिक क्रियाएँ होती हैं उसको हम यहाँ से देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है देखिए यहाँ पे, और उससे क्या होता है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मुक्त होती है। यानी कि यहाँ से स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन निर्मुक्त होती हैं, और कार्बोहाइड्रेट और अंततः क्या होता है कि पत्तियों में मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। पत्तियों में जो स्टार्च की उपस्थिति है ये इस बात का प्रतीक होता है, यानी इस बात का संकेत होता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम है, ये जो प्रोसेस है वो पूरा संपन्न हो गया है। और स्टार्च क्या है, तो स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पत्तियों में संचित होता है। अब यहाँ से एक चीज़ जानने लायक है कि मान लेते हैं कि पौधों की पत्तियाँ तो हरी होती हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि बहुत से पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो गहरी लाल कलर की होती हैं, बैंगनी होती हैं या भूरे रंग की होती हैं। तो क्या ये इसमें जानना है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हैं? तो इसका जवाब आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि पौधों के पत्तियों में ही जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पौधों के जो पत्तियों के अलावा अन्य जो भाग हैं, दूसरे जो हरे भाग हैं, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसे कि तनों में और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। और देखिए इसी प्रकार एक यहाँ पे एक और चीज़ है कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, यानी कि जहाँ पर पानी की कमी होती है,
तो मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, यानी कि ज़्यादा पानी जो है वाष्प बन के पौधों से ज़्यादा ना निकल जाए, इस प्रोसेस को रोकने के लिए वहाँ पे जल क्षय को कम करने के लिए या जल की हानि को रोकने के लिए पत्तियाँ सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। मतलब कि वहाँ के पत्तियों में वहाँ पे जो है कि शूल यानी कि कांटे निकल आते हैं, या कह सकते हैं कि उसके तनों पे कांटे निकल आते हैं। और इन पादपों के हरे तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि सिर्फ पत्तियों में ही नहीं बल्कि पौधों के अन्य भागों में जैसे कि तनों में और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरी पत्तियों में ही, यानी कि अन्य रंग की जो पत्तियाँ होती हैं जैसे कि भूरी, बैगनी या लाल रंग की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। अब है कि उसमें क्लोरोफिल में जो है हरा वर्णक पाया जाता है जिसके चलते हरा होता है, तो परंतु दूसरे जो रंग की पत्तियाँ होती हैं इन पत्तियों में भी क्या होता है कि उपस्थित जो लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक के क्लोरोफिल हरे रंग का ये प्रच्छादन कर देते हैं और अर्थात उसे ढक लेते हैं, और इससे क्या होता है कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई कि सिर्फ हरी पत्तियों में ही नहीं बल्कि अन्य रंग की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें भी क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है, और इस तरीके से उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ से भी कि गीली दीवारों पर हम देखते हैं कि जब दीवारें गीली हो जाती हैं बारिश के दिनों में या फिर अथवा तालाब में हम देखते हैं, या जो पानी जो जमा हुआ रहता है, ठहरा हुआ रहता है, तो उन जलाशयों में हम देखते हैं कि हरे जो है कि अपंकी माने कि काई के जैसे कुछ पादप दिखाई देते हैं जो बिल्कुल हरे हरे दिखाई देते हैं, जो पानी पर ऐसे लगता है कि तैर रहे हैं, या एक मोटी परत जमा लेते हैं बिल्कुल हरे रंग की। तो ये क्या होता है कि सामान्यतः कुछ जीवों में वृद्धि के कारण ऐसा होता है, और उन्हें हम क्या करते हैं कि शैवाल कहते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शैवाल जो होते हैं वो एक तरह से वो हरे रंग के होते हैं। अब इसमें भी अब देखिए आगे कैसे इसमें ये प्रोसेस होता है, क्या इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसको भी देखना है। अब इसमें आप कल्पना कर सकते हैं, अब यहाँ से देखना है कि क्या हम कल्पना इस बात का कर सकते हैं कि क्या इनका रंग हरा क्यों होता है, यानी कि जो शैवाल होते हैं उनका रंग हरा क्यों होता है, और इनमें क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता है, और जिसके कारण देखिए इनका रंग हरा क्यों होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है और जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। और इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ से ये बातें हो गई कि जो शैवाल होते हैं यानी कि हरे रंग की जो काई जैसी जो संरचना पाई जाती है तालाबों में, या जो पानी ठहरा हुआ होता है, या जब दीवारें भीग जाती है तब देखते हैं कि वहाँ पे हरा रंग का कुछ वैसे लगता है कि कुछ जैसे आगे कुछ उग रहा है। ये सब चीज़ें भी, ये सब इसी को शैवाल कहते हैं, और उनमें भी ये क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं हम इसमें कि आखिर पादपों में यानी कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनका संश्लेषण कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, और इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में भी होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ से हम चीज़ देखते हैं कि लेकिन जो प्रोटीन है वो तो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, तो जिनमें कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। अब ये बात आती है कि आखिर पौधों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधे नाइट्रोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम एक देख सकते हैं कि हमको ये बात जानकारी में है कि वायु में यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आप जानते हैं कि वायु में 78% जो है कि वो नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ जानने वाली है कि वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में है और प्रचुर मात्रा में है, और कोई भी जो पादप है, कोई भी पौधा है, इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकता है। यानी कि गैसीय अवस्था में जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, तो कोई भी जो पौधा होता है वो गैसीय अवस्था में यानी कि इसी रूप में उसका अवशोषण नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब प्रश्न सवाल आता है कि आखिर तब पौधे इस नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए आप जानिए कि मिट्टी में कुछ ऐसे विशेष जीवाणु होते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में पहले उसको बदल देते हैं, और ये क्या करते हैं कि मृदा में उसको निर्मुक्त कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि पौधे आसानी से अपनी जड़ों के माध्यम से
उस नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि और मृदा में उस नाइट्रोजन को निर्मुक्त कर देते हैं। और यह विलेय पदार्थ क्या होता है कि जो चूँकि वो मिल जाता है मृदा में, अब ये क्या होता है कि पादपों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। और आप जानते हैं कि पादप में जल किसके द्वारा अवशोषित किया जाएगा, तो जड़ों के माध्यम से। और यही कारण है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पदार्थों की भी प्रचुरता होती है, ताकि उसको मिट्टी जो है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े, क्योंकि नाइट्रोजन हम जानते हैं कि फसलों के लिए भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण घटक है। अब हम देखिए इसमें जान लेते हैं कि आखिर पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ कौन कौन सी है, पादप अन्य और किन तरीक़ों से अपना पोषण करते हैं। अभी तक तो हमने जाना कि पादप जो है कि स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन और कौन सी विधियाँ हैं, तो देखिए अब बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी कि उनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं और वे अपना भोजन संश्लेषित भी नहीं कर सकते हैं, कि जैसे कि पौधे प्रकाश के माध्यम से यानी कि सूर्य प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बना लेते हैं, उससे संश्लेषित कर लेते हैं। लेकिन जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो अब कैसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे, तो और वे कैसे जीवित रहते हैं, वे अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। और तो ये क्या करते हैं कि जैसे मनुष्य की तरह ये भी क्या करते हैं कि अब मनुष्य की तरह अन्य प्राणियों की तरह ये पौधे भी अपना पोषण करने के लिए दूसरे पादपों के द्वारा जो निर्मित जो खाद होते हैं उस पर ये निर्भर करते हैं। जैसे मनुष्य क्या करता है कि अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है, इस तरीके से हम देखते हैं कि और ये क्या करते हैं कि विषम पोषी यानी कि विषम पोषी प्रणाली का जो है ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें चूँकि ये अब यहाँ पे एक विशेष प्रकार के हम पौधों की बात करेंगे। देखिएगा जो अमरबेल है, ये अमरबेल का एक पादप है। अमरबेल ये एक पौधा है जो क्या करता है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये अपना भोजन उस पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी कि उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी कि जिस पर ये रहते हैं। और जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप जो है कि क्या कहलाता है, तो परपोषी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि देखिए अमरबेल जैसे जो पादप होते हैं वो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, तो परजीवी कहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी बात जान लेते हैं कि क्या जो हमारा रक्त चूसते हैं, यानी कि हमारा खून चूसने वाले जो मच्छर होते हैं, यहाँ से देखिए कि हमारे जो खून चूसने वाले मच्छर हैं, खटमल हैं और जो जू होते हैं जो बालों में हो जाते हैं और जोंक, क्या ये भी परजीवी हैं, इसके विषय में जानना है। देखिए यहाँ पे आप ऐसे बहुत से पादपों के बारे में देखे होंगे कि जो जंतु, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आगे हम देखिए यहाँ पे देखेंगे हम कीटभक्षी पौधों के बारे में हम इस पर बात करेंगे। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, यानी कि जीव जंतुओं को भक्षण करते हैं पौधे जो हैं। और कुछ ऐसे भी पादप हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें क्या करते हैं, वो पचा भी लेते हैं। और ये ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं कि ऐसे पौधे जो होते हैं हरे रंग या किसी अन्य रंग के भी हो सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आखिर वो अपना कैसे ये भोजन करते हैं, कैसे कीटों को पकड़ते हैं। जिससे अब यहाँ से देखिए कि इनमें जो पत्तियाँ होती हैं वो रूपांतरित भाग हैं। ये जो पत्तियों की जो संरचना होती है थोड़ी सी दूसरे टाइप की होती है और पत्ते का जो शीर्ष भाग होता है वो घड़े के ढक्कन के जैसा बना होता है वो। और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, पतले पतले रेशे जैसे होते हैं और जो नीचे की ओर लटके रहते हैं, ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। और जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये रोमों के माध्यम से क्या करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि कैसे ये पौधे जो हैं, इनके पौधे जो है कैसे ये लटके हुए हैं और ये ढक्कन जैसा है, खुला रहता है, इसमें रोम होते हैं अंदर, ये देख सकते हैं अंदर। और जब इसमें कोई कीट पतंग फंस जाता है तो ये उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ से देखिए इनकी पत्तियाँ कैसी हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें जब उसमें वो फंस जाता है कोई कीट उनके रोम के बीच में और घड़े में उपस्थित जो पाचक रस के द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और इस तरह के कीटों को जो भक्षण करते हैं, ऐसे पौधों को हम कीटभक्षी पादप के रूप में जानते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि जो विनस फ्लाई ट्रैप तथा सैंडजू कीटभक्षी पादपों के अन्य 2 उदाहरण हैं। इस तरीके से